हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम दोस्तों पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में जो हमने बात की थी वो काफ़ी सारी बातें हम कर चुके थे। आज जो है हम एक दुर्ग है आपका कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग दोस्तों? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। कौन से दुर्ग की बात करने वाले हैं? कुंभलगढ़ की। देखिएगा आपको विजिबल हो रहा होगा। हम बात करेंगे कौन से दुर्ग की? कुंभलगढ़ की। तो कुंभलगढ़ के संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्थिति के बारे में कि एक तो ये जो है जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का जो नाम है वो है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है दोस्तों? जरगा पहाड़ी पर। और ये जो पहाड़ी है आपकी सादड़ी एक करके एक गांव पड़ता है। सादड़ी पाली में भी है लेकिन ये सादड़ी अलग है। सादड़ी गांव के निकट है या सादड़ी गांव के पास आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो आपका सादड़ी गांव है ये कहाँ है? राजसमंद जिले में है। कौन से ज़िले में है? राजसमंद जिले में है। और जरगा पहाड़ी पर अवस्थित है सादड़ी गांव के निकट। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़ की। फिर जो है थोड़ी बात इसके निर्माण को लेकर मैं आपसे साझा करूंगा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है आपका, इसका निर्माण की बात जब हम करते हैं तो एक मौर्य शासक हुआ था। मौर्य शासक। ये जो मौर्य शासक हुए इनका नाम मिलता है संप्रति। क्या नाम मिलता है प्रिय विद्यार्थियों? संप्रति। और ये जो मौर्य शासक संप्रति हैं इन्होंने एक दुर्ग बनाया था जिसे कहा गया, यानी इस तरह से यूं एक इन्होंने दुर्ग का निर्माण किया। मान लीजिए कि ये उस दुर्ग का स्ट्रक्चर है और इस संप्रति ने जो दुर्ग बनाया इसका नाम मिलता है हमें मच्छेंद्रनाथ या मच्छेंद्रगिरी कह देते थे। तो मच्छेंद्रनाथ जो दुर्ग हैं इनके द्वारा बनाया गया था। समझ में दोस्तों? तो ये क्या था कि खंडर अवस्था में मिलता है, यानी मच्छेंद्रनाथ दुर्ग के जो खंडर हैं उन खंडरों पर जो है महाराणा कुंभा ने क्या करवाया कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। यानी मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के खंडरों के स्थान पर अपनी रानी थी इसकी महाराणा कुंभा की, जिनका नाम कुंभल देवी मिलता है। और कुंभल देवी के नाम पे उन्होंने एक नया दुर्ग इन्हीं खंडरों पे स्थापित कर दिया जिसे वर्तमान में हम कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। और उनका एक वास्तुकार भी था मंडन करके। और उन्होंने जो है पूरी वास्तु जो है इसका देखा था कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो आधुनिक जो निर्माता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है कुंभलगढ़ का। तो इस तरह से मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे बातें। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि ये जो मच्छेंद्रनाथ जो दुर्ग के खंडर मिलते हैं जो कि संप्रति के द्वारा बनाया गया था, मौर्य शासक के द्वारा। तो महाराणा कुंभा, यहाँ लिखिएगा कि महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित मच्छेंद्र, कौन सा? मच्छेंद्रगढ़ लिखेगा। मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के खंडरों के स्थान पर अपनी रानी, इनकी रानी का नाम क्या मिलता है हमें? कुंभल देवी। तो लिख लीजिए यहाँ अपनी रानी कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पर
कुंभलगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। यानी कुंभलगढ़ अगर पुराना स्ट्रक्चर देखें तो मौर्य शासक संप्रति के द्वारा मच्छिंद्रगढ़ या मच्छिंद्रगिरी के नाम से यहाँ एक दुर्ग बना हुआ था, और उसके खंडरों पर जिसका आधुनिक निर्माता माना जाता है कुंभलगढ़ का, वास्तव में जिसे हम निर्माता मानते हैं तो महाराणा कुंभा को मानते हैं। तो कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पे इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया। और मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग का जो वास्तुकार था, तो इस लिख लीजिएगा कि इस दुर्ग का वास्तुकार जो था वो मिलता है हमें मंडन करके। यानी इस दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन था दोस्तों। यानी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं मंडन ने, वास्तुसार मंडन, को दंड मंडन, और 3-4 और इनके ग्रंथ मिलते हैं, रूप मंडन और को दंड मंडन मिलता है, जिसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। तो मंडन इनका बेहतरीन शिल्पी था। महाराणा कुंभा की देखरेख में जितने भी लगभग दुर्ग बने हैं राजस्थान में, तो मे बी 80% जो दुर्ग हैं कुंभा के द्वारा निर्मित, उनका जो मुख्य वास्तुकार था वो आपका मंडन था, जो कि मुख्य शिल्पी था महाराणा कुंभा का। और वीर विनोद एक ग्रंथ है, हमें एक ग्रंथ मिलता है वीर विनोद करके, और उस वीर विनोद में एक राइटर हैं वीर विनोद के श्यामल दास ददीवाड़िया। उन्होंने ऐसा लिखा है कि राजस्थान में लगभग 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का अकेले महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। तो दुर्गों का स्वामी होने के कारण से ही इन्हें जो है कुंभ स्वामी, यानी कुछ उपाधियां जो है महाराणा कुंभा को दी गई थी, यानी हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, इस तरह की जो उपाधियां थी महाराणा कुंभा की हमें मिलती हैं। तो हाल गुरु जो हैं वो दुर्गों का स्वामित्व होने के कारण ही इनको एक उपाधि दी गई थी। और बाद में जो है बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़, इसकी एक और विशेषता आप तक प्रेषित कर रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा कि ये जो दुर्ग हैं कुंभलगढ़, ये 2 राज्यों की, 2 रियासतों की जो है सीमाओं को निर्धारित करता था। तो इसमें लिखिएगा ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। समझ में दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़। आपको पता है कि जब जो हंसाबाई वाला प्रकरण था महाराणा लाखा के टाइम में, तब जो है उसका बेटा मोकल यानी लाखा का अगला उत्तराधिकारी बना, और कुंवर चूड़ा ने विषम प्रतिज्ञा की, इसीलिए उसे मेवाड़ का विषम कहते हैं कुंवर चूड़ा को। और बाद में जो है कुंभा आगे चल कर के मोकल के पुत्र हुए, वहाँ से जो हैं कहते हैं कि जो जोधा है रणमल के बेटे थे और भाग करके जोधपुर आ गए थे। बाद में आवल बावल की संधि हुई थी 1553 के आसपास, जो कि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। बाद में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। तो ये जो दुर्ग है दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित हैं, कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। और फिर जो है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस दुर्ग का दोहरा परकोटा है। दोहरा परकोटा है, समझ में आई दोस्तों कैसा है? यानी कोई भी दुर्ग जब बनता है तो उसके चारों ओर का जो घेरा होता है उसे हम परकोटा बोल देते हैं। तो इसमें 2 घेरे बने हुए हैं, एक तो आंतरिक है और एक बाह्य है, तो उसको हम दोहरा परकोटे के नाम से जानते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये आपका थोड़ा स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका कुंभलगढ़ है, यूँ करके। एक तो ये आंतरिक दीवार हो गई इसकी, और ये जो है इसकी बाह्य दीवार है, इस तरह से यूँ करके। तो ये दोहरा परकोटा हो गया दोस्तों। कैसा हो गया? दोहरा परकोटा हो गया, जो कि आपको
विजिबल होगा, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसके संदर्भ में मैं बात करना चाहूँ तो थोड़ा यहाँ देखिएगा कि इस तरह से यूँ इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ये जो रेड कलर में मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ये इसका क्या है, प्रवेश द्वार है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार, यानी मुख्य प्रवेश द्वार भी इसको बोल सकते हैं। और इसका जो नाम मिलता है हमें, वो हल्ला पोल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? हल्ला पोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो दोहरा परकोटा है, ये वाली जो आपको दीवार दिख रही है, यानी ये बाहर वाली जो दीवार है, ये दीवार आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये दोहरे परकोटे युक्त है। कैसी है? दोहरे परकोटे युक्त है। तो दोहरे परकोटे युक्त हैं। और इस दीवार की जो लंबाई है, एक बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी, यानी ये जो दीवार चारों ओर है इस दुर्ग के, तो इसकी लंबाई जो है आपसे पूछ ली गई थी। तो लगभग 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। और चीन की दीवार, जो चाइना की दीवार है, उसके बाद दूसरी बड़ी दीवार मानी जाती है। और इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार, समझ में दोस्तों? तो भारत की महान दीवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कहते हैं कि इसकी जो ये वाली चौड़ाई है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यूँ करके, यूँ इतनी चौड़ी है ये दीवार। तो इस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, या 4 रथ जो हैं एक साथ चल सकते हैं। यानी क्या? 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। एक साथ चल सकते हैं। तो इस तरह की ये दीवार है दोस्तों, इसकी इतनी चौड़ाई है और इसे महान दीवार कहते हैं भारत की। नेक्स्ट हम और बात करते हैं कि जो महाराणा कुंभा हैं, आपके महाराणा कुंभा ने इस जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसमें एक दुर्ग और बनवाया था, जो कि अंदर बनवाया कुंभलगढ़ के। तो उसकी बात मैं आप तक साझा करूंगा। देखिएगा, इस तरह से यूँ इसके अंदर एक अंतः दुर्ग और था, यानी यूँ करके एक अंतः दुर्ग और बनवाया। और इस दुर्ग में बहुत सारे महलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। और ये जो दुर्ग इन्होंने बनवाया, इस दुर्ग को हम कहते हैं दोस्तों कटारगढ़। क्या कहते हैं? कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये तलवार जैसी सीधी चढ़ाई में निर्मित है, इसलिए इसे कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। क्या था? महाराणा, तो ये क्या था दोस्तों? महाराणा कुंभा का निवास स्थल। तो महाराणा कुंभा का ये क्या था? निवास स्थल था। यहीं पर कुंभा जो है रहते थे। और सीधी चढ़ाई में निर्मित है। कैसी चढ़ाई में? सीधी चढ़ाई में। तो सीधी चढ़ाई में तलवार की तरह इसकी चढ़ाई है, इसीलिए इसको कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। और एक अन्य नाम इस दुर्ग को और दिया गया था, इसे मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देखिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो इसे मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है। कटारगढ़ दुर्ग की बात मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो ये तो दुर्ग था, इसका एक अंतः बना हुआ दुर्ग, जिसे अंतः दुर्ग कहते हैं। और अबुल फजल ने इसके बारे में एक कथन भी लिखा था। अबुल फजल ये लिखते हैं कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए सर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। यानी कोई व्यक्ति अपनी गर्दन सीधी करके ऊपर की तरफ ताकता है, तो इतनी ऊंचाई पर है कटारगढ़ कि इसको अगर देखते हैं तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऊपर यानी मुंह करके देखा जाता है तब। इस तरह का सेंटेंस जो है अबुल फजल ने कटारगढ़ के संदर्भ में लिखा है।
तो ये बात कर रहा था कि इसे मेवाड़ की आंख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है और इससे चारों ओर मेवाड़, मालवा आदि की सीमाएं जो हैं आपको चारों ओर से दिखाई देती हैं। तो दूर से आते हुए दुश्मन को हम इस पे से देख सकते हैं, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कह दिया गया। और इसी तरह से जो है ये जो आपका कटारगढ़ है, इसमें थोड़ा देखिएगा, इसमें एक इमारत है जो काफ़ी फेमस है, बादल महल करके। यहाँ पर जो आपको लाल रंग में मैं दर्शा रहा हूँ, ये यहाँ बना हुआ है इस दुर्ग में, लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से यूँ यहाँ एक इमारत है जिसे कहते हैं बादल महल। कौन सा महल दोस्तों? बादल महल। तो ये जो बादल महल है, यहीं पर एक इमारत है छोटी सी जिसे जूनी कचहरी कहते हैं। जूनी कचहरी करके एक इमारत बनी हुई है और इसी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म इसी में हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था वो दोस्तों 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि वीर शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं और इनका अपना ही एक अलग इतिहास रहा था। मुग़ल सल्तनत के दौरान जब भारत में देखते हैं तो अपने एक अलग रुतबे के लिए जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है यहाँ, यूँ इस तरह से एक मंदिर है। किसके अंदर? कुंभलगढ़ में। और इस मंदिर को कहते हैं मामादेव का मंदिर। मामादेव मंदिर बना हुआ है कुंभलगढ़ में। और मामादेव को राजस्थान में बरसात के देवता के नाम से जानते हैं। इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है खुश करने के लिए और लकड़ी का तोरण इनका प्रतीक माना जाता है। तो ये मामादेव का मंदिर है। इसी मामादेव मंदिर के पास ही इस तरह से एक प्रशस्ति लिखी गई थी, देखिएगा 5 पत्थरों पर यूँ इस तरह से एक प्रशस्ति यहाँ पर लिखी गई। बड़े बड़े पत्थर हैं, 5 पत्थर, जिसे हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। कौन सी प्रशस्ति के? मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। ये जो प्रशस्ति है आपकी, ये है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दोस्तों बात करूं तो ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसको जिसने लिखा उस व्यक्ति का नाम मिलता है कान्हैया व्यास। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो लेखक था वो कान्हैया व्यास करके था, यानी कान्हैया व्यास इसका क्या था? लेखक था। तो समझ में ही दोस्तों। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था कुंभलगढ़ दुर्ग का। और नेक्स्ट आगामी जो बातें हैं कुंभलगढ़ के संदर्भ में, मैं यहाँ थोड़े से 2-3 पॉइंट आपको लिख देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं विशेष हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ की जब हम बात करते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की छतरी हैं। तो एक तो यहाँ है महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई हैं। किस दुर्ग की बात कर रहा हूँ? कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तो महाराणा कुंभा की छतरी हैं। और दूसरी हम बात यहाँ पे करेंगे तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो एक उड़ना राजकुमार थे, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार की छतरी भी इसी कुंभलगढ़ में है, उड़ना राजकुमार की छतरी। और ये जो छतरी आपकी 12 खंभों पर निर्मित है। कितने खंभों पर हैं? 12 खंभों पर निर्मित है दोस्तों। जो कि उड़ना राजकुमार तेज धावक थे पृथ्वीराज, इसलिए इसे मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे। और इन्हीं की पत्नी तारा देवी थी, जिनके नाम पर इन्होंने अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था मरम्मत करवा करके। और एक बार ये अजमेर में घूम रहे थे तो कहते हैं कि तारा देवी का घुंघरू एक पहाड़ी से नीचे, एक घाटी है वहाँ पर, उससे नीचे गिरा। तभी जो है कि घुंघरू को वो देख रहे थे, तभी पृथ्वीराज ने ऐसा कहा कि इसको
बाद में जो है घूघरा घाटी के नाम से जाना जाएगा कालांतर में। तो आज भी इसे हम घूघरा घाटी कहते हैं। यानी अजमेर आरपीएससी में जब हम डॉक्यूमेंट देने जाते हैं तो आरपीएससी भवन जो बना हुआ है वो घूघरा घाटी में निर्मित है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी तरह से जो है इस दुर्ग में एक यहाँ पर कुंड बना हुआ है, यूं, ये एक कुंड है। क्या है दोस्तों? ये कुंड बना हुआ है और इस कुंड को कहते हैं मामादेव, मामादेव कुंड। इसका क्या नाम है? मामादेव कुंड के नाम से जानते हैं। और 1468 की बात है कि कुंभा जब मामादेव मंदिर से सीढ़ियाँ उतर के नीचे इसी कुंड पे आ रहे थे, यानी मामादेव कुंड के किनारे बैठे हुए थे, तभी जो है उनके बेटे उद्दा ने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी थी। और इसी वजह से मेवाड़ के इतिहास में उद्दा को जो है पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कुंभा की हत्या कटार घोंप करके कर दी थी। फिर एक और बात करूँगा कि इसी दुर्ग में जो स्थित है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। एक मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है इसकी विशेषता ये है कि इस नीलकंठ महादेव मंदिर को हमारे जो इतिहासकार हुए, अंग्रेज इतिहासकार, जैसे राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं, बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे आपके, उन्होंने जो है इस नीलकंठ महादेव मंदिर को यूनानी शैली का बताया। कौन सी शैली का? यूनानी शैली का बताया है। समझ में आई दोस्तों बात? तो क्या कहा कर्नल जेम्स टोड ने? नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है और इसे यूनानी शैली का बताया है। किसने? कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो इस दुर्ग के कंगूरे हैं वो काफ़ी मजबूत कंगूरे हैं और दीवार जो हैं वो भी बहुत महान है। तो दीवारों के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रुकन से की है। तो लिखेगा कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना, किसकी तुलना? कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसकी तुलना एस्ट्रुकन से की है। एस्ट्रुकन एक पहाड़ का नाम है दोस्तों, काफ़ी फेमस पहाड़ है विदेश में एस्ट्रुकन नाम से, तो उसे एस्ट्रुकन कह दिया जाता है। तो पहाड़ के समान मजबूत समझा है कुंभलगढ़ को, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रुकन का नाम दे दिया। तो ये आपकी कुछ मुख्य बातें थी जो कि कुंभलगढ़ के संदर्भ में आप तक मैंने प्रेषित कर दी। और एक और सूचना जो कि ज़रूरी है आप तक प्रेषित कर रहा हूँ कि अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर जो है दैनिक रूप से एक टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। तो आप वहाँ जाकर के अतुल्य आरएस ऐप पर जो है टेस्ट दे सकते हैं, दैनिक रूप से अपनी तैयारी का आंकलन भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं भी आप लोगों को वहाँ पर जाकर के टेस्ट दे करके बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ही उच्च क्वालिटी के जो हैं टेस्ट हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट दुर्गों की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, दो दुर्ग जिनका हम तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। एक तो आपका जालोर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जालोर दुर्ग। तो जालोर दुर्ग की बात कर लेते हैं। एक तो हुआ आपका जालोर दुर्ग और दूसरे की बात मैं करता हूँ सिवाना दुर्ग की। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में है। और सिवाना दुर्ग को आपको पता ही है कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो सिवाना दुर्ग जो है आपका सिवाना में है। कहाँ है दोस्तों? सिवाना में। और सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर ज़िले में पड़ती है सिवाना जगह। और ये जो दुर्ग बना हुआ है एक पहाड़ी है हल्देश्वर करके, यानी हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और हल्देश्वर जो पहाड़ी है आपकी, जो बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? जो कि मैंने भौतिक प्रदेशों में
बढ़ाई थी 56 की पहाड़ियाँ। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, जहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। पिपलूद गांव है। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला है पश्चिमी मरुस्थल में, उसे राजस्थान का लघु माउंट के नाम से जानते हैं। भौतिक प्रदेशों के दौरान बहुत विस्तृत रूप से मैंने आप तक प्रेषित किया था इसको। तो एक और विशेषता मैंने आपको बताई थी कि हल्देश्वर पहाड़ी पर तो निर्मित है, लेकिन इसे मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा कि मारवाड़ के शासकों की कैसी राजधानी है ये? संकटकालीन राजधानी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में है। और 1308 में जो हैं अलाउद्दीन खिलजी को मैं एक ही लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीत लिया था। किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया था। और इसके बाद जो आक्रमण किया था उसने जालौर दुर्ग पे किया था। तो दोनों में अपने आप में एक साम्यता सी बनती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर या 56 की पहाड़ियों पर अवस्थित है, सिवाना बाड़मेर में, और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जालोर दुर्ग की। जालोर जो दुर्ग बना हुआ है, एक तो आपका सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो स्थिति इसकी जालोर ज़िले में है। समझ में आई दोस्तों। और किस पर जो है ये स्थित हैं, उस पहाड़ी का नाम काफ़ी बार जो है पूछ लिया जाता है। तो एक पहाड़ी का नाम मिलता है हमें सुवर्ण गिरी पहाड़ी, इसीलिए इसको सुवर्ण गिरी कहते हैं। और दूसरा जो नाम मिलता है कनकाचल पहाड़ी भी इसको कह दिया जाता है। तो सुवर्णगिरी का पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। और जो इसका निर्माण था दोस्तों, वो करवाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था जालोर दुर्ग का आपके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कुछ विशेष बातें हैं, वो आप यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई 2-4 बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है कि एक तो महाराजा मानसिंह के महल बने हुए हैं। किसकी? महाराजा मानसिंह। ये जो मानसिंह है जोधपुर वाले थे। महाराजा मानसिंह के महल कौन से में है? जालोर दुर्ग में है। और इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे जीत लिया था तो यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो उस मस्जिद को कहा जाता है तोपखाना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और जब अलाउद्दीन ने इसे जीता तो वो तिथि पूछ ली जाती है, कब जीता था? तो लिख लीजिएगा 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीत लिया। और आपको पता ही है फिरोजा वाली, वीरमदेव, कानड़देव, सोनगरा, ये सारी कहानी आपको अच्छे से मालूम है। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं जिक्र कर देता हूँ कि दिल्ली से आक्रमण किया था। सीधा जब हम बात करते हैं यूँ इस तरह से, जब थोड़ी भारत की बात करते हैं तो यूँ इस तरह से हमारे भारत का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर लगभग जो है हमारा राजस्थान पड़ता है। यूँ थोड़ा सा नक्शे को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हमारी दिल्ली है और यहाँ हमारा जालोर दुर्ग बना हुआ है। तो यूँ अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में यहाँ आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था कानड़देव सोनगरा। तो सोनगरा चौहानों का राज रहा था जालोर के अंदर। और कानड़देव और उनके एक पुत्र थे वीरमदेव। और वीरमदेव जो हैं, ये वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में दिल्ली ही रहा करते थे। और तभी जो है ये दिल्ली से आ गए थे। और अलाउद्दीन की एक पुत्री थी फिरोज़ा करके नाम मिलता है उसका। तो फिरोज़ा से प्रेम प्रसंग मिलता है। कहते हैं कि फिरोज़ा ने जो है इससे विवाह की इच्छा जताई थी, यानी विवाह की इच्छा जताई वीरमदेव से, और वीरमदेव ने मना कर दिया और ये अपने पिताजी के साथ वापस जालोर आ गए थे। और
कुछ एक अन्य स्टोरी मिलती है जिसमें कहा जाता है कि कानड़ देव को कुछ भला बुरा कहा था, तो विरम देव और कानड़ देव दोनों ही वापस जालोर आ गए थे और अलाउद्दीन को कहा था फिर देख लीजिएगा आगामी आकर के जालोर दुर्ग में आपको पता लग जाएगा चौहानों का यानी राजपूतों की वीरता का। तो इस तरह से जो है एक दासी के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान भेजा था और जब विरम देव का यहाँ पर सर काट लिया गया था और बाद में उसे दिल्ली ले जाया गया और फिरोजा यमुना नदी में उसे लेकर के कूद गई थी, इस तरह का एक वर्णन मिलता है। तो 1311 में अलाउद्दीन ने इसे जीत लिया था। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम? जालोर दुर्ग की बात कर रहे हैं। और जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आपसे स्वर्ण नगरी पूछा जाए, स्वर्ण नगरी या स्वर्णगिरी पूछा जाए तो ये जैसलमेर है। आपको उत्तर क्या लिखना है? वहाँ जैसलमेर लिखना है दोस्तों, समझ में आई? तो इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इसी तरह से कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, छोटे मोटे दुर्ग हैं और उनमें कोई विशेष बात तो है नहीं, कुछ पहाड़ियों के नाम ज़रूर हैं, वो मैं यहाँ एक अलग कॉलम में यहाँ आप तक प्रेषित कर देता हूँ। देखिएगा एक तो आपका सोजत दुर्ग है जो कि पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको पता है। लाल सुर्ख मेहंदी गिलोंड राजसमंद की प्रसिद्ध है और सोजत अपने आप में मेहंदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये एक पहाड़ी है नानी शिरडी। कौन सी पहाड़ी? नानी शिरडी पहाड़ी पर बस बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? सोजत दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इन पहाड़ियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से जो आपका ब्याना दुर्ग है भरतपुर वाला, तो ये जो ब्याना है ये दमदमा पहाड़ी पर है। कौन सी? दमदमा पहाड़ी। तो ये पहाड़ियों के नाम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है ब्याना दुर्ग। इसी तरह से आपका जयपुर में एक किला है जयगढ़। तो जयगढ़ जो दुर्ग है ये ईगल की पहाड़ी पर है। कौन सी? ईगल की पहाड़ी पर निर्मित है। तो इन पहाड़ियों का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक दुर्ग है आपका भीलवाड़ा में मांडलगढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मांडलगढ़ दुर्ग है और ये बिजासन पहाड़ी पर है। कौन सी? बिजासन पहाड़ी पर निर्मित है या बिजासन के पहाड़ लिखा जाता है, एक ही बात है दोस्तों। तो इन पहाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। मे भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर राजस्थान की कला व संस्कृति और अन्य विषय जो अन्य हमारे अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं आपको, तो अच्छा लग रहा होगा। और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लग रहा है। और जब आपका कमेंट आता है तो हमारा हौसला दुगना हो जाता है और अच्छा पढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा और पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। तो एक बार फिर से आपको मैं प्रेषित कर दूं एक सूचना कि अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस ने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है जो कि सोमवार से शनिवार तक जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसी में से एक मेजर टेस्ट आपका संडे को एंड्रॉयड ऐप पे लिया जाता है। तो वहाँ जाकर के आप वो टेस्ट दे सकते हैं। उन्हीं सोमवार से लेकर के शनिवार के मध्य जितने भी टेस्ट होते हैं उन्हीं में से एक मेजर टेस्ट बनाया जाता है और वो संडे को आपका निरंतर रूप से जारी है। तो आप उस टेस्ट को दीजिए जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो निःशुल्क आपके लिए, किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है उसके लिए। इसी के साथ मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।